नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। किसानों को सरकार की एक और चिट्ठी। जी हां, बातचीत के लिए फिर समय मांगा गया है। सरकार लिखित में भरोसा देने को तैयार है। एमएसपी को लेकर लिखित भरोसा देने को तैयार। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें तो कुल मिलाकर लेटर्स यहां से वहां जाते हुए नजर आते हैं। पहले सरकार किसानों को पत्र लिखती है और उसके बाद एक बार फिर से हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से पत्र लिखने के बाद किसानों की तरफ से सरकार को पत्र लिखा जाता है और अब सरकार वापस पत्र लिखती है, लेकिन मिलने की तारीख का अब भी कोई अता पता नहीं। यानी न तारीख सरकार ने पहले दी थी, न तारीख किसानों ने दी और अब न तारीख सरकार की तरफ से दी गई। लेकिन यह जरूर कहा गया कि हम बातचीत के लिए तैयार है। जो जरूरी संशोधन आपने कहे हम वो करने के लिए भी तैयार। एमएसपी की लिखित गारंटी देने को भी हम तैयार हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर से। संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, जो डेडलॉक था वो टूटता हुआ नजर नहीं आता। हां, पत्र के माध्यम से जरूर टूटा है, लेकिन आमने सामने मेज पर बैठकर बातचीत हो पाए ये यहां से मुमकिन नहीं है। एक बार फिर से लेटर आया है और उस लेटर में एमएसपी की लिखित में गारंटी देने की बात जरूर की गई, लेकिन उससे आगे और कुछ मामला बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। जी बिल्कुल राज, जिस पत्र की आप जिक्र कर रहे हो, अगर उस चिट्ठी की मैं बात करूं तो बार बार केंद्र की तरफ से किसानों को और किसानों की तरफ से केंद्र को चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, और पर इस चिट्ठी में डेट का और समय का कोई जिक्र नहीं किया गया। साफ तौर पे किसानों को बोला गया कि आप हमको समय और तारीख बताओ कि कब मीटिंग करनी है, और ये मीटिंग दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। लेकिन इस चिट्ठी को हमको समझना चाहिए। इस चिट्ठी में जो दो बातों का जिक्र किया गया, पहली बात कि आप बताओ और संशोधन आपको कौन से चाहिए। तो किसानों के साथ जब भी हमारी बात होती है, कल हमारी जो बात हो रही थी जोगिंदर यादव से, तो जोगिंदर यादव ने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि केंद्र इसी बात का भ्रम लोगों में पैदा कर रहा है कि जो किसान है वो अड़ियल रवैया अपना रहे हैं, पर अड़ियल रवैया केंद्र अपना रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि हम संशोधन करने को तैयार हैं। केंद्र उस संशोधन करने की बात कर रहा है कि किसान जो भी हमको संशोधन बता रहे हैं हम संशोधन करने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि और किसी संशोधन की जरूरत है तो वो भी करने को तैयार है, पर किसानों की तरफ से आज तक कभी भी संशोधन की बात ही नहीं रखी गई है। किसान तो शुरू से बोल रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। जब शुरुआत के दौर में केंद्र के साथ बातचीत हुई थी तो उस समय केंद्र ने बोला था कि इन कानूनों में आप हमको गलतियां बताएं। उस समय हमने एक लिस्ट दी थी जिसमें गलतियां दर्ज की गई और उन गलतियों को केंद्र ने संशोधन का रूप देने की बात कही है, पर हमने कभी इस बात की मांग नहीं की कि इन बिलों में संशोधन किया जाए, बल्कि हमने हमेशा यही मांग रही है कि इन बिलों को रद्द किया जाए। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब भी हमारी कोई मीटिंग हुई है, चाहे किसानों की अपनी मीटिंग हुई है या केंद्र के साथ मीटिंग हुई है, आज तक किसी भी किसान संगठन ने यह बात नहीं की कि चलो संशोधन पे विचार कर लेते हैं। सभी किसान जथेबंदियों की एक ही डिमांड है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। दूसरी बात जो इस पत्र में बोली गई है कि केंद्र सरकार आपको लिखित रूप में भरोसा देने को तैयार है कि एमएसपी जारी रहेगी, एमएसपी बंद नहीं की जाएगी, एमएसपी पहले जिस तरह चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। इस लाइन को बेहद समझने की जरूरत है कि एमएसपी पहले जिस तरह चलती थी उसी तरह चलती रहेगी, पर किसान कहते हैं कि हमको एमएसपी पहले जिस तरह चलती थी उसी तरह नहीं चलनी चाहिए। हम चाहते हैं एमएसपी नए तरीके से दी जाए। अगर नए तरीके से किसानों को गारंटी दी जाती है कि जो फसलों के रेट हैं वो C2+ 50% का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर दिया जाए, और उसके अलावा जितनी भी देश में फसलें हैं, क्योंकि 23 फसलें हैं करीब जिसपे सरकार एमएसपी जारी करती है पर एमएसपी पे खरीद नहीं करती है। केवल पंजाब और हरियाणा और यूपी के कुछ जिले हैं जहां पे कनक और गेहूं और धान की जो फसल है उसकी खरीदारी होती है। इसके अलावा किसी भी फसल की सरकार सीधे रूप से खरीदारी नहीं करती है। बाकी फसलों की जो खरीद है देश के बाकी जिलों में, देश के बाकी एरिया में उनकी फसल की खरीद नहीं हो पाती, और जो एमएसपी है वो केवल पंजाब और हरियाणा में 2 फसलों पे मिल रही है। तो किसानों का कहना है कि 100% खरीद यकीनी बनाई जाए, और देश में जितनी भी फसलें हो रही है देश के हर कोने में फसल की खरीद और फसल की एमएसपी पे खरीद यकीनी बनाई जाए। 23 फसलों पे अगर आप एमएसपी दे रहे हो तो एमएसपी के लिए सीसीएल लिमिट केंद्र जारी करे। और उन्होंने एक बात कल इल्जाम सीधे अमित शाह पे लगाए थे, जो केंद्रीय गृह मंत्री है, कि जिस समय हमारी बात अमित शाह से हो रही थी तो हमने पूछा कि क्या आप एमएसपी पे सभी जगह से खरीदारी कर सकते हो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम सभी जगह से एमएसपी पे खरीदारी नहीं कर सकते। ये किसानों के इल्जाम थे अमित शाह पे। जी
बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर एक और पत्र आ चुका है और अब इस पत्र आने के बाद सवाल ये कि बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और खबर जींद से है, जहां किसानों ने दुष्यंत चौटाला के लिए हेलीपैड बनाया है। जी हां, इतना ही नहीं, किसानों ने दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे भी लगाए। दरअसल दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर को आज इस हेलीपैड पर लैंड करवाना था। किसानों के विरोध को देखते हुए दुष्यंत चौटाला का दौरा रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करते, तब तक उन्हें इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। महापंचायत हुई तो उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। आज सिवानिया स्कूल के अंदर हमारे जो डिप्टी सीएम है, उचियाणा से एमएलए है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने आना था। हमें पता चला तो किसान सभी इकट्ठे हुए यहाँ अपने काले झंडे लेकर, और उन्होंने आकर हेलीपैड को उखाड़ा और दुष्यंत चौटाला को यहाँ क्षेत्र से भगाने के लिए अपने काले झंडों से उसका यहाँ पर उचियाणा पहुँचने पर स्वागत करना चाहते थे काले झंडों के साथ, क्योंकि दुष्यंत चौटाला आज बीजेपी को समर्थन कर रहा है। कृषि कानूनों को लेकर किसान 29 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उधर राजनीतिक दलों का हल्ला बोल भी जारी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेसी नेताओं ने मार्च किया। किसानों के मसले पर कांग्रेस के हल्ला बोल पर न्यूज 18 पंजाब की एक खास रिपोर्ट देखें। तीन कृषि कानूनों पर न सरकार झुक रही है न किसान, जिस कारण इन कानूनों पर बातचीत से भी कोई हल नहीं निकल पा रहा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का गुरुवार को 29वां दिन था। किसानों के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मोर्चा निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इनमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां कुछ देर के बाद सबको छोड़ दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसानों को देश विरोधी कहना पाप है। हमने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर इकट्ठे किए हैं, जो हम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वो जाने कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, उनके साथ 2 करोड़ और किसान इस देश के लगे हुए हैं, कि पूरी देश की जनता उनका समर्थन कर रही है। सरकार को जानना चाहिए और हमारा काम है, कर्तव्य है एक विपक्ष के दल की होने के नाते कि हम किसानों की आवाज़ को उठाएं। वही कर रहे हैं हम। किसानों की आवाज़ को सुनना आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। इस जनता के प्रति सरकार जवाब दे। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज मार्च निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किसानों के हक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति से मिलकर किसानों के मामले में दखल की मांग की। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं, और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार पर वार करते हुए कहा कि ये कानून उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कई कलाकार भी आंदोलन में पहुंच रहे हैं और अपनी कला के माध्यम से कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।
ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਵੀ ਰਵਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਵੀ ਰਵਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਹਨਤਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੀਰ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗਾਂ ਬਰਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਸਕੀਏ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੇहद ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬੇहद ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। कैमरामैन राजेंद्र के नाल रोहित बंसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब, दिल्ली। वहीं आंदोलन में आए किसान अगर किताबें पढ़ने के शौकीन हैं तो उनके लिए सिंघू बॉर्डर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित बंसल ने। पासे किसान अंदोलन चल रहा, उत्थे जो किताबां पढ़न दे शौकीन ने ਜਾਂ जो किताबां पढ़ रहे ने उन्हां दे लई भी विशेष अरेंजमेंट किए गए ने। तुसीं मेरे पिछे देख सकते हो कि किस तरह वक्-वक् किताबां पंजाबी दी, इंग्लिश दी, हिंदी दियां इत्थे रखीआं गईआं ने, जिस दे जरिए कोई भी बंदा इत्थे आके किताबां पढ़ सकदा और किताबां पढ़ के किताबां इत्थे रख सकदा। भाजी किहड़ी जगह तो आए और ये आइडिया किदां दिमाग च आया? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੰਗੀ ਭਾਂਡੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਵੀਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਦੇ ਪਲੱਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ 1300 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਪਾਠਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें। का स्वागत है। अब आपको नूह का एक ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन अनदेखी की वजह से कहीं गुमसा हो चुका है। शांत इलाका और इस शांति के बीच एक तालाब जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यह तालाब यहां सेठ चूहिमल के नाम से मशहूर है। साथ में खास तरीके की चित्रकारी का गुंबद जो इसे अलग पहचान दिलाता है। सेठ चूहिमल की 7वीं पीढ़ी के वंशजों ने गुंबद की सुध तो ली, लेकिन इस ऐतिहासिक तालाब की सफाई से लेकर
सबको लुभाने वाली खूबसूरत छतरियों को प्रशासन और सरकार पूरी तरह से भूल गया। तालाब और छतरी तैयार कराए थे, एक आलीशान बाग बना रखा है जिनमें 3 मंदिर है, मेयरमेंट वगैरह सारी हो चुकी है। तकरीबन ये फाइनल स्टेज पर है सरकार में जाने के लिए। हमारे पूर्वजों का ये अपना विश्वास था कि उन्होंने अपनी कहीं भी भवन पे, बिल्डिंग में, तालाब पे, छतरी में अपना नाम अंकित नहीं किया, ये उनका अपना सोच थी। नूह में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन आज तक किसी भी ऐतिहासिक स्थल को पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित नहीं किया गया। अगर सेठ चूहीमल तालाब को सरकार पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो यहाँ के लोगों को सुविधा के साथ साथ सरकार को राजस्व की बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही इतिहास को भी संजोकर रखा जा सकेगा। लोगों के मुताबिक गुंबद में जो चित्रकारी की गई है, ऐसी चित्रकारी अजंता एलोरा की गुफाओं में देखने को मिलती है। तालाब की खासियत यह है कि आज तक इसका पानी नहीं सूखा। पुराने टाइम से है, लगभग ये 350 साल पुराना है। और सेठ चूहीमल तालाब के जो वंशज है वह आज भी हैं। उसमें जो चित्रकारी बनाई हुई है वो बहुत देखने योग्य है। बड़ा प्रसिद्ध अपना ऐतिहासिक जो स्थल है, इसकी कलाकृति हो, चाहे इसकी तालाब की जो बनावट है, वो सभी बड़ा ऐतिहासिक है और सरकार का ये जो कदम बड़ा सराहनीय है। पुरातत्व विभाग ने मेवात की किसी भी ऐतिहासिक इमारत को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुरातत्व विभाग और सरकार का यही रवैया रहा तो ऐतिहासिक इमारतों का वजूद खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इन इमारतों को महज किताबों में ही देख सकेंगी। कासिम खान, न्यूज़ 18 नूह। कोरोना ने दुनिया भर में लोगों की हालत खराब कर दी है, लाखों की जिंदगी लीन ली है, करोड़ों के रोजगार छीन लिए। कोविड ने बीते 9 महीने के भीतर हिमाचल के शिमला जिले के एक किसान को न केवल 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया, बल्कि फूलों की खेती भी उससे छुड़वा दी। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन लगने से कई गतिविधियों पर रोक लग गई, जिससे फूलों की मांग पूरी तरह से खत्म हो गई। शोघी के जलेल पंचायत के बगैरी गांव में 42 साल के सुनील ठाकुर पिछले 11 साल से फूलों की खेती कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सब्जियां उगानी पड़ रही है। पहले सुनील 5000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस लगाते थे। इन पॉली हाउस में अलग अलग किस्म के फूल उगाते थे, जिन्हें दिल्ली में बेचा जाता था। इससे सुनील को सालाना 20 लाख रुपए की आमदनी होती थी। साल 2020 सुनील के लिए बहुत बुरा साबित हुआ। लाखों के फूल उखाड़कर फेंकने पड़े, जानवरों को खिलाने पड़े। उसको उखाड़ के फेंक दिया। अच्छा। हाँ जी। कुछ पशुओं को खिला दिया। कुछ पशुओं को खिला दिया, कुछ उखाड़ के फेंक दिया। इस नुकसान की भरपाई के लिए फूलों की जगह सब्जियां उगानी शुरू कर दी। सुनील ने शिमला मिर्च, टमाटर और खीरा लगाया, लेकिन सब्जी में सही दाम नहीं मिलने से इससे भी घाटा ही उठाना पड़ा। जब से कोरोना आया तो फूल मार्केट में नहीं बिका, फिर हमारे को उसको उखाड़ के सारा वो करके फिर मतलब वेजिटेबल में आना पड़ा। पर वेजिटेबल में भी इतने अच्छे रेट नहीं मिले, मतलब कुछ भी कमाई तो कोई भी नहीं हुई। सुनील ने बताया कि उन्होंने 2009 में पहला पॉली हाउस लगाया, उसके बाद पैसा जोड़ा और धीरे धीरे पॉली हाउस की संख्या को बढ़ाया। इस ग्रीन हाउस में एक बार फूलों की प्लांटिंग करने के बाद 3 साल तक प्लांटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मानो एक नई शुरुआत करनी पड़ रही है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने में भी सालों लग जाएंगे। रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।